मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एक नेस्ट होटल में, जिसका फर्स्ट फ्लोर पे ये होटल है, और मेरे सामने बैठे हैं शहर कलकत्ता के बहुत ही मशहूर, सिर्फ कलकत्ता के ही नहीं बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के बहुत ही अजीम शख्सियत हैं जनाब ख्वाजा अहमद हुसैन साहब। आपका इसम राशिद की अदबी दुनिया में इस्तकबाल है। नाज़रीन को आदाब नमस्कार कर दीजिए। अदबी दुनिया, इसम राशिद साहब की अदबी दुनिया को मेरा बहुत बहुत आदाब, खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ख्वाजा अहमद हुसैन के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आज के जो नौजवान हैं वो शायद ख्वाजा साहब को ना पहचानते हो और उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ सवालात रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ख्वाजा साहब से आपकी मुलाकात सही तरीके से हो जाएगी। तो ख्वाजा साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी यौम पैदाइश कब की है और आपका घराना कौन सा है और आपके माँ बाप का क्या नाम है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी शख्सियत पूरे मुल्क के लिए मोहताज तारुफ नहीं। मैंने आपको बरसों से मैं जानता हूँ, मेरे मरासिम रहे हैं आपसे। देखिए, मेरी पैदाइश कलकत्ता से 36 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जिसे लोग कांकीनारा कहते हैं। कांकीनारा रेलवे स्टेशन से बिल्कुल करीब एक जगह है जिसे लोग नया बाज़ार के नाम से जानते हैं। वहीं मेरी पैदाइश हुई 10 अक्टूबर 1960। ये अक्टूबर वही महीना है जिस महीने में महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद ख़ान जैसी शख्सियत इस दुनिया में आए थे। अक्टूबर माह में मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद बुज़ुर्ग का इस्म शरीफ ख्वाजा शरीफुल हक एक समाजी खिदमतगार थे और बरसों वहाँ चंद अहबाब ने मिलकर के एक स्कूल कायम किया था जिसका नाम था कांकीनारा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। वहाँ एक स्कूल कायम किए थे हकीम अब्दुल कादिर, जिसका नाम था हिमायतुल गुरबा हाई सेकेंडरी स्कूल। 1940 में मेरे वालिद बुज़ुर्ग उसी स्कूल के तालिब इल्म रहे। फिर उसी स्कूल के वो इंतज़ामिया कमेटी के मेंबर रहे। कांकीनारा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के बरसों सदर और सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज रहे। मेरी वालदा एक घरेलू खातून थी। उनके नाना मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दोस्तों में से थे। मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह काकीनारा की जामा मस्जिद गली नंबर 6 में कायम है। उसके सबसे पहले इमाम की हैसियत से उनकी तकर्रुरी हुई थी, बल्कि मस्जिद को, छोटी मस्जिद को तामीर करके बड़ी मस्जिद की शक्ल दी गई। बीरबल सरदार साहब की वो मस्जिद थी। उनके इंतकाल पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी, कारी तैयब साहब वगैरह जैसी शख्सियात सरजमीन काकीनारा दूसरे रोज़ आए थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कई बार, मौलाना असद मदनी भी वहाँ, चूँकि हमारा नानिहाल दारुल देवबंद गद्दीवाड़ा है। हम लोग, मेरे नानिहाल में कि मेरे पर नाना यानी मेरी वालदा के मामू जो हैं वो बहुत बड़े मुहद्दिस रहे, जिनका नाम इसमें शरीफ था हज़रत मौलाना कारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब। मेरी वालदा मरहुमा रहमा का नाम कैसरा बानो, जो अपने मौत से कब्ल तक लगभग 2 से 4 हज़ार बच्चियों को उन्होंने कुरान शरीफ ख़त्म करवाया था। यानी दीनी तालीम वो दिया करती थी। चूँकि हमारा नानिहाल जो है वो बिल्कुल दीनी घराना था। देवबंद से ताल्लुक़ आप समझ ही रहे हैं। मेरे 2 मामू थे, 3 मामू थे। एक तो
आपको बताएं कि पाकीज़ा फिल्म के जो डायरेक्टर थे, उनके बहुत अहम दोस्तों में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मौसम में आशिकाना जो गाना है वो रामिश अंसारी के नाम से मशहूर थे। लोगों ने बताया कि वो गाना आपके मामू का लिखा हुआ था, लेकिन जो डायरेक्टर थे पाकीज़ा के, उन्होंने वो जो भी हो नाम की तब्दीली हुई, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ। मेरे एक मामू प्रेसिडेंसी कॉलेज में, मौलाना आज़ाद कॉलेज में प्रोफेसर है, प्रोफेसर ख्वाजा मुजीबुल हक, और एक मामू भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज के उर्दू शोबा की बुनियाद उन्होंने रखी थी नाल पटेल के कहने की वजह से। मेरा एक छोटा भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा, जो 13 जुलाई 1913 में उसका इंतकाल होता है और सडन डेथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फ़ुटबॉल टीम का 1987 में वो कैप्टन था। उसके कैप्टनशिप में पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियन हुई थी, जो एक तारीख़ बनी। फिर उसकी मुलाजमत हो गई इलाहाबाद में वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर हुआ, और अल्लाह को मंजूर नहीं था, बहुत कम उम्री में 48 साल की उम्र में वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। तो ये मेरा सिलसिला। मेरी बड़ी बहन टिकियापाड़ा के गर्ल्स स्कूल में हेड मिस्ट्रेस रही, 2 छोटी बहनें हैं जो आसनसोल में हैं। ये मेरा सिलसिला। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे काकीनाडा के एक उर्दू मीडियम स्कूल से फ़रागत के बाद मैं हिमायतुल गुरबा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिया। कुछ दिनों तक टीटागढ़ के अंजुमन ग़रीबुल मुस्लिमीन में भी मैंने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, और 1983 से 2020 तक मैं मुसलसल हावड़ा पीएम बस्ती के हावड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं बायोलॉजी का टीचर रहा। अल्लाह का करम है कि 2019 में मुझे असेंबली इलेक्शन लड़ने का इत्तेफाक हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। चूँकि परसों से मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग एक साथ के सियासी मैदान में हम जब खिताब करते थे, आप कई जलसों को आपने सदारत किया ज़करिया स्ट्रीट में। तो मैं बैसियत सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी, जिसमें रऊफ़ अंसारी साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, SMS हैदर साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। अभी फ़िलहाल मैं अधीर रंजन चौधरी की जो कमेटी चल रही थी, सोमेन मित्रा के इससे पहले मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से AICC स्टार कंपेनर, और ये मेरा अपना ज़ाती। और उसके बाद अदब से मेरी एक दिलचस्पी रही, एज ए मुदर्रिस तो था ही, अदब से भी मेरा एक गहरा लगाव हुआ। शेर व शायरी मेरी एक नज़्म, बहुत सारे अशार मेरे पसंद किए जाते हैं। निज़ामत के भी फ़राइज़ मैंने बहुत अंजाम दिए। चूँकि उम्र के 65 साल से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ, लिहाजा अब कभी कभी सदारत का भी मौका मुझे मिल जाता है। ये चूँकि अब हम लोग लौटती बहारों की आखिरी निशानी हम लोग हैं, अगर ये कहा जाए। राशिद भाई आप। नाज़रीन, बहुत सारी बातें आपने अभी ख्वाजा अहमद हुसैन से सुनी हैं। अब कुछ सवालात उनसे और मैं करने वाला हूँ। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उंगली पकड़ करके माँ बाप की आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? ऐसा है राशिद भाई कि इब्तदाई तालीम हमारे यहाँ एक कांकीनारा हिमायतुल गुरबा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ 1 से 4 तक दर्जा 4 तक हमने तालीम हासिल की। उसके बाद हिमायतुल गुरबा हाई स्कूल में दर्जा 5 से 11 तक हमने वहाँ तालीम हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से पास किया। 11 क्लास, उस वक्त 11 क्लास था डायरेक्ट। उसके बाद कॉलेज में दाखिला हो गया 1978 में। वो कॉलेज हमारा नेटी में है, जहाँ ऋषि बंकिम चटर्जी जहाँ के रहने वाले हैं। बंकिम चटर्जी वंदे मातरम जिन्होंने लिखा था, उनके रिहाइश के बगल में ही उनके इंतकाल के बाद एक कॉलेज कायम हुआ था, बंकिम चटर्जी कॉलेज, ऋषि बंकिम चटर्जी को। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। मैंने
साइंस बायो साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से 1981 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। वो अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी था। उसके बाद रोज़गार की तलाश में मैं निकला। सबसे पहले खड़गपुर में एक बार इंटरव्यू दिया, लेकिन वहाँ पहले से मामला तय थे। उसके बाद मैं हिमायतुल उर्बा में कुछ दिनों तक पढ़ाया एज ए जुज़ वक्ती टीचर। फिर डेपुटेशन में मैं हावड़ा हाई स्कूल में गया। उसके बाद टीटागढ़ में भी पार्ट टाइम के हैसियत से कुछ दिनों तक पढ़ाया। 1985 में मुस्तकिल तौर पे मैंने वहाँ मुलाजमत की। बायो साइंस के बाद इंक्रीमेंट के लिए मैंने स्पेशल उर्दू से एमए किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। उर्दू एमए करने के बाद दिल में एक जज्बा भी पैदा हुआ कि फिर अदब की तरफ मैं मायल हुआ। तो इस तरह मेरा मुकम्मल क्वालिफ़िकेशन बीएससी बीएड भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया और एमए भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया मैंने। अब मैं कुछ स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब आदमी स्कूल में पढ़ता है तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो उसे हमेशा याद रहते हैं, या कोई ऐसा टीचर होता है जिसका क्लास ऑफ करना बहुत ही बुरा लगता है, और अगर कोई ऑफ करता है तो उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। आपके ऐसी कोई टीचर हैं या कोई ऐसा हादसा है स्कूल का जिसे आप लोगों को, नाज़रीन को बताना चाहेंगे? राशिद भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं स्कूल का तालिब इल्म था तो मेरे मामू वहीद अर्शी मेरे उर्दू के उस्ताद हुआ करते थे। बड़ी पाबंदी से हम लोग उनका क्लास मिस नहीं करते थे। बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छे शायर, और मेरे मामू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 1968 के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे। परवेज़ शाहिदी के शागिर्दों में से थे और डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ के दामाद भी होते। तो ऐसी दिलचस्प गुफ्तगू और पढ़ाने का अंदाज़ कि उनका क्लास कभी हम लोग मिस नहीं करते थे। इसके अलावा हमारे एक और उस्ताद थे डॉक्टर गोरखनाथ मिश्र। डॉक्टर गोरखनाथ मिश्र हमारे अंग्रेज़ी के टीचर थे। इतना अच्छा अंदाज़ था उनका पढ़ाने का। मोहतरम अय्यूब अंसारी साहब हेडमास्टर, लोग तो उस ज़माने में इतनी प्यारी शख्सियत, जैसे आपको देख कर के लोग बिल्कुल चाहते हैं कि एक बार आपको देखना मिलना। ऐसे ही बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक थे जनाब अय्यूब अंसारी साहब। बच्चे उन्हें कभी कभी दिलीप कुमार भी कहते थे। इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी गाज़ीपुर के थे। तो ये हमारे उस्ताद थे जिनसे हम लोग बहुत मुतासिर रहे। और जाहिर सी बात है कि मैं भी टीचर रहा, और उस्ताद के अंदर अगर तालिब इल्मों को देने के लिए अगर उनके अंदर अगर कोई जज्बा होता है तो तालिब इल्म वैसे ही उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं जैसे शहद की मक्खियाँ जो हैं फूल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि उस्ताद और शागिर्द का एक बहुत ही वालहाना रिश्ता उस वक्त कायम होता है जब उस्ताद के अंदर इल्मी सलाहियत कूट कूट करके भरी होती है, और तालिब इल्म भले ही क्लास दर्जा पंजुम का क्यों नहीं हो या 6 क्लास का क्यों नहीं हो, लेकिन उसको इस बात का एहसास होता है कि इस उस्ताद से मुझे कुछ हासिल होना है, इसलिए अपने उस्ताद की तरफ वो मायल होता है शहद की मक्खियों की तरह। शुक्रिया। अभी आपने अपने एक मामू का जिक्र किया, वहीद अर्शी। वहीद अर्शी एक अदाकार भी थे। इत्तफाक से हमारे साथ उनने एक ड्रामा में काम भी किया था। इंसान स्कूल के फ़ायदे के लिए वो प्रोग्राम था। ड्रामे का नाम था किताब का कफन, और उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छी अदाकारी भी की थी। तो मेरे वो कलीग भी रहे, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज उनके बारे में आपसे सुना कि वो आपके भांजे या मामू हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैं चलता हूँ। आपने भी कहा कि अदब से आपका लगाव हुआ, तो आपने शेर व शायरी शुरू कर दी। तो शेर व शायरी की तरफ जो आप मुतवज्जे हुए, आप किस शायर से ज़्यादा मुतासिर थे जिन्होंने आपके दिलों में
इसका जज्बा पैदा किया कि आपको भी शेर कहना चाहिए और आप शायर की हैसियत से आज मगरबी बंगाल में एक अच्छा मुकाम रखते हैं। तो आपके कौन उस्ताद थे और किन किन शायरों से आपने मोहब्बत की है, उनकी गज़लों को और उनके नज़मों को पसंद किया, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएंगे? ऐसा है राशिद साहब के, जब मैं उर्दू से एमए करने के बाद मुझे उर्दू पढ़ाने का मौका मिला, मैं 11-12 तक को भी मैं पढ़ाया। क्लास 8 से लेकर के बहुत सारे शायरों की नज़्म में या गज़लों को मैंने जब पढ़ा तो मेरे अंदर एक जज्बा, उस वक्त तक मैं शायरी की तरफ माइल नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ाते एक शौक़, एक ज़ौक़ पैदा हुआ तो शायरी की तरफ माइल हुआ। और जिस शायर से मैं बहुत बचपन से बहुत मुतासिर था मुशायरा सुनने का, उस ज़माने में मैं अपनी बात करता हूँ, उनका नाम था जनाब हबीब हाशमी। हबीब हाशमी को सुन करके ऐसा लगता था कि एक अजीब फ़िज़ा तैयार हो जाती है। और जब फिर मुशायरा सुनने के बाद जब किताबों से दिलचस्पी बढ़ी तो मीर को मैंने पढ़ा, गालिब को मैंने पढ़ा, हाली को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा। इसके बाद अब आप इधर आ जाइए, मैंने परवेज़ शाहिदी को पढ़ा। मैं एजाज़ अफज़ल साहब से बहुत मुतासिर, अपने वकील अख्तर साहब की शायरी से मैं उस शेर के बाद मैं बहुत मुतासिर हुआ, आपसे झुक कर जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा, और ये जो मरने पे तुला है अख्तर इसने जीकर भी तो देखा होगा। तो जब शायरी दिल को छू जाती है तो उस वक्त हम शायरों के कदरदान बन जाते हैं। वैसे मेरा मानना है कि पैदाइशी तौर पर हर शख्स शायर होता है, हम सिर्फ उसको अल्फाज का पैकर से पहना करके हम उसको जो है मंजर आम पे नहीं ला पाते हैं। जो मंजर आम पे ला देते हैं उसी को ही शायर कहा जाता है, और शायर हमेशा सच बोलता है। मेरे मामू वही दरसी भी अच्छे शायर थे। आपने कहा कि ड्रामा में काम किए थे, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ वो मिट्टी के को लेकर के गालिब की तस्वीर बना लेते थे, लकड़ियों को लेकर के उस पर किसी रविंद्रनाथ टैगोर या और भी शुअरा अदबा की तस्वीर बना लेते थे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनकी शायरी भी मुझे बेहद पसंद थी। एजाज़ अफज़ल साहब को मैं बहुत पसंद करता था, मेरे पसंदीदा शायरों में उस ज़माने में एजाज़ अफज़ल साहब थे। आप यकीन मानिए एजाज़ अफज़ल के मैंने सुना है लोगों से कि मगरबी बंगाल में अफज़ल साहब के बाद शायरी पूरी बंगाल की सरहद से अभी तक कोई ऐसा शायर बाहर नहीं निकल सका कि उस पर नाक़दीन कलम उठाए। परवेज़ शाहिदी की हैसियत रही। वहशत कलकत्वी को इसलिए माना जाता है, उनका वो शेर बहुत मशहूर हुआ था कि ख़याल तक न किया अहले अंजुमन ने कभी, तमाम रात जली शमा अंजुमन के लिए। तो ये कुछ शायरों के ऐसे अशार हैं जो दिल को छू करके गुजर जाते हैं। हमारे मगरबी बंगाल में मुनव्वर राना की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे एक और दोस्त है, आपके भी दोस्त रहे होंगे, अहमद रईस साहब के यहाँ मेरा उठना बैठना बहुत होता था उस ज़माने में। और अभी नई नस्ल में मैं इरशाद आरजू साहब की शायरी में, बल्कि मैंने उन पे मजमून भी लिखा। हमारे एक और दोस्त हैं हमारे पड़ोस में मेहताब सल्लम, मैंने उसके भी कई अशार देखे जो बिल्कुल छू करके दिल को गुजर जाते हैं। इस तरह शायरी की तरफ जब मैं माइल हुआ तो मैंने कई अशार भी मैंने कहे, उर्दू ज़बान के भी हवाले से शेर कहे, कौमी यकजहती के भी हवाले से मैंने शेर कहा। मैंने एक शेर कहा था जब मुल्क में फ़िरका परस्ती बहुत रूज पे आ गई तो मेरे 4 मिसरे थे कि जुदा रंग सबके हैं खुशबू अलग है, जुदा रंग सबके हैं खुशबू अलग है, ये माना कई रूप इंसान के हैं, ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख और ईसाई सभी फूल एक ही गुलिस्तान के हैं। लोग बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी में किसी ऐसी मिट्टी है जो राम और रहीम की मिट्टी है, यहाँ बुजुर्गान दीन की मिट्टी है, सूफियाओं की मिट्टी है। लिहाजा इस मिट्टी में फ़िरका परस्ती का कहीं से कोई गुज़र नहीं हो सकता। लोग चाहते हैं कि तारीख़ को मिटा दें, लेकिन तारीख़ कभी नहीं मिटाई जा सकती है। जो सच और शायर अपने कलाम के ज़रिए हमेशा सच और का पैगाम देता है। आप
ड्रामा के एक अहम रोल अदा करते हैं। आप हजरात भी ड्रामा में वही पेश करते हैं जो आए दिन समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, ताकि लोग उससे अपनी इस्लाह कर सकें। अगर उनके अंदर कोई खामी है तो आपके ड्रामे को देख करके वो अपने अंदर एक तब्दीली पैदा कर सके। वही काम शायर करता है, चाहे बड़े शायर हों या मकामी शायर हों। कोई शख्स भी जो शायरी करता है, अगर उसकी शायरी में पैगाम नहीं है तो मैं ऐसे शायर को शायर नहीं मानता। शुक्रिया। तो अब मैं एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूँ कि आपका ताल्लुक़ सियासी भी रहा। सियासत के बारे में जहाँ तक है कि जब आदमी फरेबी हो, मक्कार हो, झूठा हो और लोगों को गलत रास्ता दिखा करके अपना उल्लू सीधा करता हो, ऐसे लोग सियासतदान में ज़्यादा हैं। आप जैसी शख्सियत जो एक ईमानदार है, सच्चा इंसान है, वो सियासत में कैसे आया और आप सियासत किसकी वजह से आपको इस दुनिया में आने का शौक़ हुआ और आपने ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। मैं अपना आइडियल पॉलिटिक्स में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को मानता हूँ। मैंने अहमद सईद मलियाबादी मरहूम से मैंने सुना था कि मौलाना आज़ाद के पास सिर्फ 3 शेरवानियाँ थीं और जो आखिरी शेरवानी थी जब वो वज़ीर थे तो उसमें 3 पेवंद लगे हुए थे। इतने बड़े मुल्क का वज़ीर तालीम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जिसके पास अपनी रिहाइश नहीं हो, जिसकी अपनी कार नहीं हो, ऐसे लोग भी सियासत में रहे हैं। ये मौलाना आज़ाद से अलग हट करके आप आ जाइए, डॉक्टर BC राय, इनकी भी एक तारीख़ है। आप देखें अभी फ़िलहाल मगरबी बंगाल के साबिक़ वज़ीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में जो अखबारात में हम लोगों ने पढ़े, और मैं जानती तौर पर भी बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिल चुका हूँ, तो ईमानदार लोग सियासत में रहे हैं, कसो पुरसी की ज़िंदगी ज़रूर गुजारते हैं। बहुत सारे लोग, एक और वज़ीर मगरबी बंगाल में रहे मोहम्मद नवीन साहब, जिनको मैंने देखा है कि बड़ी गुर्बती से वो बाहर आए थे, लेकिन आखिर वक्त तक जब वो राज्यसभा MP रहे, चेयरमैन रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अपना काम खुद करते थे। तो अच्छे लोगों की सियासत में, और मैं देखिए मुझे ऐसा लगा कि सियासत में हम जहाँ रहते थे वहाँ सियासी, एक मेरे वालिद भी छोटे समाजी खिदमतगार थे, तो मैं कांग्रेस से जुड़ा। उस ज़माने में मेरे पहले सियासी गुरु देवी घोषाल रहे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1984 में रहे, और मैंने देखा उनकी भी ईमानदारी को मैंने देखा। देवी घोषाल की उंगली पकड़ करके जब हम कलकत्ता आए तो मेरी मुलाकात सोमेन मित्रा जी से हुई। सोमेन मित्रा के बाद मेरी मुलाकात सुल्तान अहमद साहब से हुई, मरहूम से। लिहाजा मैं सोमेन मित्रा मेरे सियासी गुरु आइडियल रहे। सुल्तान भाई के साथ बरसों काम करने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन जब वो तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की उन्होंने, तो मैंने अपने आप को अलग कर लिया। चूँकि मैं कांग्रेस का एक अदना सिपाही था, मेरी कोई लालच नहीं थी कि मैं काउंसलर बनूं, MLA बनूं, MP। मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद थी, मुझे नेहरू गांधी की आइडियोलॉजी पसंद थी, इसलिए मैंने कांग्रेस किया। सिर्फ मेरी सरगम सियासत बहैसियत मुकर्रिर मैं बताऊं कि 2019 में सोमेन मित्रा ने मुझे असेंबली का टिकट दिया बाई इलेक्शन। मेरी शिकस्त हुई, मैं बहुत बददिल हुआ। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब पॉलिटिक्स शरीफ लोगों के लिए नहीं रह गई है। जिसके पास पैसे नहीं हो, जिसके पास ताकत नहीं हो, जिसके पास वो हरफन मौला नहीं हो, ऐसे लोगों को एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि अब ज़माना जो है बिल्कुल चमक दमक की है, और जो पैसे जिसके पास है वही अब सियासत कर सकता है। जिनके और भी बहुत सारे आप खुल करके मैं क्या बताऊं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो बातें हैं राज की वो आम कर देंगी। मैं तो राज की बात सियासत में आप भी सर जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं ऐसे कहना नहीं चाहता। कैसे कैसे लोग सियासत में आने के बाद कहां से कहां चले गए, लेकिन हम लोग भी सियासत किया।
लेकिन हम पॉलिटिक्स में, मैं इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, AICC स्टार कंपेनर। मैंने MJ अकबर का भी इलेक्शन किया है, मैंने सिद्धार्थ शंकर राय का भी इलेक्शन किया है, मैं अशफाक भाई के साथ मैंने काम किया है, मैं बहुत सोमेन मित्रा का इलेक्शन मैंने किया है पार्लियामेंट जब वो डायमंड हार्बर से थे। तो करीब से मैंने सियासत को देखा। मुझे अब मौजूदा सियासत जो जिस राह पे सफ़र कर रही है, इस मुझे अफसोस होता है। और ऐसे ऐसे लोग मेरा एक शेर है सर कि आप पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाएं, कॉरपोरेशन में जाएं, तो मैंने एक शेर कहा था कि बेअदब हो गए कुछ लोग सियासी होकर। देखिए गुफ्तगू कितनी गंदी गुफ्तगू करते हैं, गाली गलौज पे उतर जाते हैं पार्लियामेंट में भी। तो मेरा एक शेर था फुरकान भाई कि बेअदब हो गए कुछ लोग सियासी होकर, गुफ्तगू के इन्हें आदाब सिखाओ लोगों। और फ़िरका परस्ती के हवाले से एक शेर था कि रोशनी जिनकी ज़रूरी है वतन की खातिर, उन चरागों को हवाओं से बचाओ लोगों। इस वक्त मुल्क में अच्छे लोग सियासत कर रहे हैं, नई नस्ल भी सियासत में आई है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और एक कि मेरे 4 मिसरे में आखिरी आपको ये पेश करना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन पे जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, जब सारी दुनिया खामोश रही, मैंने 4 मिसरे कहे थे कि खामोश हर एक मुल्क है, हर पीर भी चुप है। खामोश हर एक मुल्क है, हर पीर भी चुप है। चुप सारी अदालत है तो ताज़ीर भी चुप है। सब मसलहत अंदेसी के चादर में छुपे हैं। मजलूमों की आहों पे जहांगीर भी चुप है। हर तरफ से मजलूमों पर जब जुल्म होता है तो मैं ये जानता हूँ कि हक़ की आवाज़ बुलंद करना बहुत दिल गुर्दे का काम होता है। इस वक्त ये है, मेरा अपना ही एक शेर है कि अपने होने का एहसास दिलाओ लोगों, अपने होने का एहसास दिलाओ लोगों, फिर हवा गर्म है आवाज़ उठाओ लोगों। और जिसके साए में सभी बैठकर आराम करें, ऐसा एक पेड़ मोहब्बत का लगाओ लोगों। अब आप जैसे लोगों की इस वक्त ज़रूरत है नुमाइंदगी करने की भी, और मशवरा भी दें। आप लोग हम लोगों के बुज़ुर्ग हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को, मेरी कोई अपने आप में, मैं बस एक मौलवी, एक टीचर, मैं उर्दू एकेडमी का भी मेंबर रह चुका हूँ, साबिक मेंबर रह चुका हूँ, मैं रेलवे बोर्ड में भी मैं मेंबर रह चुका हूँ, मैं अपने काकीनारा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के मजलिस इंतजामिया कमेटी का भी मैं मेंबर रह चुका हूँ। मौका तो मुझे भी बहुत मिला है, लेकिन आज भी मैं खुश हूँ। मैं जहाँ हूँ अल्लाह ताला से यही करता हूँ कि अल्लाह रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हर मोमिन को सब छोड़ करके यहाँ से जाना होगा, कोई अपने साथ कुछ लेकर के जाने वाला नहीं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी आप ख्वाजा अहमद हुसैन की बातें सुन रहे थे और हमारे साथ है कैमरामैन जनाब फ़ुरकान साहब। वो सिर्फ कैमरामैन नहीं हैं बल्कि वो जो है इस इंटरव्यू के बड़े अच्छी शख्सियत हैं, जिनकी वजह से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। दरअसल ये मेरा काम नहीं है, ये फ़ुरकान साहब का ही काम है। जो मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। फ़ुरकान भाई मेरे छोटे भाई हैं, और जब से मैंने इन्हें देखा, उर्दू एकेडमी की तकरीब हो या कोई, अभी एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ दुबई के साजिया मैम और रेहान साहब और शाहिद नूर वगैरह ने एक प्रोग्राम, उसमें भी इनकी फ़ोटोग्राफरी और इनके सब कुछ को, और एज ए मैन भी ये बहुत नेक फ़ुरकान भाई हमारे भी छोटे भाई की तरह बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं और क्या कहूँ, बस मैं आप दुआ करें मेरे बच्चों के लिए। मेरा एक बेटा एक बेटी है, हम लोग इसी अपनी छोटी सी दुनिया में हम खुश हैं। बेटी की शादी हो चुकी है। आप हमारे लिए, आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि मेरे हक़ में मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करें। अब एक शेर के साथ आज के प्रोग्राम का मैं ख़ात्मा करता हूँ। ख्वाजा साहब आपके लिए है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। बहुत 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 मोहब्बत। तो नाज़रीन, लेकिन फ़ुरकान भाई इस शेर का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, अक़ीदतन उन्होंने कहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कतरा हूँ,
मैं कतरा हूँ, वो तो दोस्तों कुछ याददाश्त उम्र की वजह से कभी कभी दिमाग से निकल जाता। हाँ, वो शेर है फुरकान भाई के सर के लिए कि मैं कतरा हूँ शर्मिंदा न करो मुझको, मैं कतरा हूँ शर्मिंदा न करो मुझको, तुम अपनी प्यास को दरिया की समत ले जाओ। ये अदब समाज दरिया की हैसियत रखते हैं, ये मीठे झील की तरह है, यहाँ परिंदे गुस्ल भी करते हैं, नमाजी वज़ू भी कर सकते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान है। मैं एस.एम. राशिद सर की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और अभी पिछले दिनों मैंने इन पर एक बहुत मुख्तसर इनकी बायोग्राफ़ी मैंने लिखी है, अखबारात में बहुत सारा पूरे मुल्क से मुझे मुबारकबाद आपके पर लिखने पर मुझे मिला। रहे नसीब। तो दोस्तों, अजीज़ो नाजरीन, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।